नमस्कार साथियों, रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम आप सबके लिए सीटेट एग्ज़ाम 2022 जो दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए हम आप सबके लिए सीटेट का नए पैटर्न पे आधारित हिंदी प्रैक्टिस सेट जो लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम चोम्स्की द्वारा सुझाया गया है? किसके द्वारा दोस्तों? चोम्स्की के द्वारा सुझाया गया, ठीक है। तो वह नाम कौन सा है? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता होती है, ठीक है दोस्तों। होती है? नहीं। जब बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके से और विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं दोस्तों। नहीं। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है दोस्तों, ठीक है। बच्चे सकारात्मक और प्रबल के उत्पादन में भाषा सीखते हैं दोस्तों। नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोम चोम्स्की का मानना है कि नोम चोम्स्की एक वैज्ञानिक है दोस्तों। इनका मानना है कि भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। उसके अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। उसके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता, अपने से बड़ों व्यक्तियों को संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो यह किसके द्वारा सुलझाया गया दोस्तों? नोम चोम्स्की के द्वारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण के अभ्यास। व्याकरण के अभ्यास क्या है? संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुख होने चाहिए, पूर्णतया रूप से केंद्रित होने चाहिए, फिर रटने पर केंद्रित होने चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों? संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। ये दोस्तों किसके अनुसार हो जाता है? किसके अनुसार? संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो व्याकरण का अभ्यास छात्रों के संदर्भ के अनुसार कराना चाहिए। भाषा को पढ़ाते हुए उसमें आए हुए संदर्भित जैसे संज्ञा, ठीक है, जैसे संज्ञा दोस्तों, संज्ञा विशेषण हो गया, ठीक है। संज्ञा विशेषण, समास इत्यादि, ठीक है, इत्यादि का अभ्यास कराते रहना चाहिए। इत्यादि का अभ्यास कराते रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए? अभ्यास कराते रहना चाहिए। संदर्भ के अनुसार होने वाले संज्ञा, विशेषण, समास इत्यादि का अभ्यास कराते रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के कक्षा के लिए सही नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है दोस्तों। नहीं। एक अनुशासित कक्षा वह है जहाँ शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए? एक अनुशासित कक्षा वह है जहाँ शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है। तो हमें किसकी आवश्यकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। व्याकरण के नियमों के जानने की? नहीं। प्रत्येक व्याकरण पद परिभाषी जानने की दोस्तों? नहीं। व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ज्ञान केंद्रित करने की दोस्तों? नहीं। संदर्भ के अनुसार व्याकरण को उपयोग पर ध्यान देने की। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उपलब्धि में सुधार करना होता है? नहीं। एक इकाई अध्ययन शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य का आंकड़े एकत्रित करना? नहीं। शिक्षण के विद्यार्थी के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर पर मूल्यांकन करना होता है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना, ठीक है। जो भाई लोग और बहन लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना क्या होता है? शिक्षकों का बोझ बढ़ाता है, सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है, हमेशा अधिगम में सुधार को बढ़ावा देता है, घर में विद्यालय में सहज परागण के समुन्नता करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। घर में विद्यालय में सहज परागण और समुन्नता करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों के विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्यों दोस्तों? यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। यस, यह हमारा आंसर हो जाएगा। विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व करता है? नहीं। यह विद्यालयी भाषा नए ज्ञान को संप्रेषित करता है दोस्तों? नहीं। यह एक अच्छा चुप्पी को बढ़ावा देती है दोस्तों? नहीं। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 यहाँ आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। शिक्षण का माध्यम किस में होना चाहिए दोस्तों? मातृभाषा में, ठीक है। मातृभाषा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों? मातृभाषा में होना चाहिए। और सभी विद्यार्थियों को समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए और बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में
उनके घर की भाषा जैसे मातृभाषा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, उनकी उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई चीज़ आप उनके लैंग्वेज में समझाना चाहेंगे तो जल्दी समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाथ व आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? किसने? सुनना, हस्तलेखन, बोलना, पढ़ना। तो किसमें देगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। तो कौशल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? दक्षता होता है। क्या होता है? दक्षता होता है। ठीक है, तो व्यक्ति का हाथ और आंख का समन्वय करके हस्तलेख की दक्षता या कौशल के विकास को बढ़ावा देना। कौशल के विकास को हस्तलेखन करके, क्या करके? हस्तलेखन की दक्षता या कौशल के विकास को बढ़ावा देना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौशल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? कौशल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षता। आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए। कौशल का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षता। ठीक है, दक्षता या कौशल, दक्षता या कौशल होता है, जबकि और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, कौशल के विकास को बढ़ावा, दक्षता या कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, हस्तलेखन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखाई व लेखन एक समान, लेखन और विचारों की अभिव्यक्ति, लिखाई व तात्पर्य, कागज पर शब्द लिखना है, लिखना एक उत्पाद है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लेखन विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, लेखन विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखना सीखने में कीरम काटे, स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़कर उस दिन से शब्द एवं अक्षर लिखने का, अपने चिन्हों से अर्थ निकालने का, पढ़ने लिखने और संज्ञा ज्ञान के कुछ समय बिताने का, वयस्कों की नकल करने का। तो वो सब क्या करते हैं दोस्तों? अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों, जब बच्चा हाथ में पेंसिल पकड़ने लायक होने का प्रारंभ में कागज का लकीरें घसीटता है, तो ये लकीरें किसी वस्तु विशेष की चिन्ह नहीं होती, लेकिन लिखना सीखने, कीरम कांटे या फिर गूदा गादी की अवस्था में बच्चे अपने लिए चिन्हों के अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है? उस भाषा का अवसर मिलना। ठीक, उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा का प्रयोग एवं अभ्यास करना नहीं, त्रुटियों में सुधार करना नहीं, वयस्कों की नकल करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उस भाषा का अवसर निकालना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, उस समय भाषा का अवसर मिलना, भाषा के सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलू शामिल होते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों से बात करना चाहिए, इससे बच्चे की भाषा विकास में वृद्धि होती है, तो उस भाषा का अवसर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ आप लोग नोट्स करते चलिएगा। यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का अवसर है, तो क्या है? बच्चों को वंचित रखेगा? नहीं, बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा दोस्तों? लाभ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी भी तरह प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। पारस्परिक रूप से बाधित करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया है, तो सबसे अंतःक्रिया क्या होगी दोस्तों? संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है दोस्तों। यश, जब वे खेल रहे हैं तब भाषा अधिगम में बोझिल बनाती है? नहीं। ज्ञान का परमार्थी स्रोत प्रदान करती है? नहीं। भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है दोस्तों? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अध्यापक द्वारा जैसे कोई चीज़ आयोजित की जाती है, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं संप्रेषण विकसित करने में सहायता करते हैं। अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया जब होती है दोस्तों, सब संपूर्ण और अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। ठीक है, किसी लक्ष्य की ओर उसको उन्मुख होती है। शिक्षक और शिक्षार्थियों और शिक्षा शास्त्र दोस्तों जो होता है वह शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तिगत से लाभान्वित और प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 36 से 142 कितने दोस्तों? 36 से 142 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या है दोस्तों? यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं, जो निश्चित मानिए कि हम भी स्वस्थ हैं, और हमें तो प्राण वायु से उन्हीं से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या फिर उन्हें देते हैं, और वे बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। भले ही यह बात हमें कल्पना लोक सॉरी दोस्तों, भले यह बात हमें कल्पना लोक की लगती है। ठीक है, तो कहाँ दोस्तों? कल्पना लोक की लगती हो, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी रखती है। इससे रात्रि भर भी संदेह क्या होगा दोस्तों? इसमें रत्ती भर भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। यदि हम अपने आसपास खड़े वृक्षों की रक्षा की जिम्मा अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित मानिए हमें अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर ली है। वृक्षों की रक्षा में हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छुपा है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ
कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि स्वस्थ मन की स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो कुत्सित विचारों वाले, क्या दोस्तों, कुत्सित कुत्सित विचारों वाले लोग अपना जीवन तो चला सकते हैं लेकिन समाज और देश को नहीं चला सकते। करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के बारे में यही वही चिंतन मनन सृजन कर सकता है जो व्यर्थ के लालच लोभ खर्चयंत्रों से मुक्त हो और जिस पर किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रामाणिकता का उपयुक्त विग्रह है। तो प्रामाणिकता का उपयुक्त विग्रह क्या हो सकता है दोस्तों, प्रमाण प्लस एक प्लस था, प्रामाणिकता, प्रमाण प्लस एक प्लस था, या फिर प्रमाणिक प्लस था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिकता का उपग्रह विग्रह क्या दोस्तों, विग्रह है। क्या दोस्तों, उपयुक्त विग्रह प्रमाण प्लस एक प्लस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मन सोने के सिंहासन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ समाज और देश का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, स्वस्थ मन सोने के सिंहासन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मूल्यवान है दोस्तों, क्योंकि स्वस्थ मन सोने से सिंहासन, यहाँ पे आप लोग पढ़िए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन, यहाँ पे दिया हुआ एक स्वस्थ हो गया दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ मन स्वस्थ समाज और देश का निर्माण करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, द्रुम पादप तरु डाल। तो क्या नहीं है दोस्तों, डाल डाल नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डाल हो जाएगा। ठीक है, डाल वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डाल का पर्याय शब्द डाली होता है, डाली टहनी वृत्त। तो डाल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, डाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डाली। ठीक है, डाली हो जाएगा, टहनी हो जाएगा। ठीक है, डाली टहनी और वृक्ष वृत्त हो जाएगा, और शाखा आदि। ठीक है दोस्तों, शाखा आदि हो जाएगा, जबकि वृक्ष का पर्याय तरु अगम पेड़ पादप विटम ध्रुम आदि होते हैं। ठीक है, ये सब तीनों इसके पर्यायवाची हैं, ध्रुम पादप और तरु। ठीक है, वृक्ष के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ रहने की गारंटी है, बुरे विचारों से दूर रहना, लालच और लोभ से दूर रहना, दुनिया के सभी पेड़ों की रक्षा करना, समय समय पर दवा लेना। तो स्वस्थ रहने की गारंटी क्या हो सकती है दोस्तों, दुनिया के सभी पेड़ों की रक्षा करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों पैराग्राफ में, आप देखिए। यहाँ पे कुत्सित विचारों वाले लोग अपने जीवन तो चला सकते हैं लेकिन समाज और देश को नहीं। करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के बारे में वही चिंतन मनन और सृजन कर सकता है जो व्यर्थ लालच लोभ और खड़े मुक्त कर, जब किसी प्रकार का अनुचित दबाव न हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दुनिया के सभी पेड़ों की रक्षा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ देश की रचना कर सकता है, स्वस्थ तन स्वस्थ वृक्ष स्वस्थ मन स्वस्थ फल। अभी भी पैराग्राफ में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या कर सकता है दोस्तों, स्वस्थ मन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ मन। स्वस्थ देश की रचना स्वस्थ मन कर सकता है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जाता है, रुक जाओ 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मानिए हमें स्वस्थ लंबे समय तक स्वस्थ रहने की गारंटी प्राप्त कर ले, तो वृक्षों की रक्षा हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीवन की सुरक्षा निर्भर है वृक्षों की सुरक्षा पर, सुंदर वृक्षों पर, छोटे वृक्षों पर, उपवन पर। तो किस पे है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वृक्षों की सुरक्षा पर, किस पे दोस्तों, वृक्षों की सुरक्षा पर। ये हमारा क्या है, वृक्षों की सुरक्षा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। तो हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, स्वच्छ वृक्षों पर, विशाल वृक्षों पर, फलदार वृक्षों पर, वृक्षों की प्रजाति पर। तो किस पे करता है दोस्तों, स्वस्थ वृक्षों पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ वृक्षों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश 143 से 150 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश को। बेल वृक्ष अपने वंश का एक अकेला वृक्ष है। क्या दोस्तों, बेल वृक्ष अपने वंश का एक अकेला वृक्ष है। भारत में बेल वृक्ष जंगली अवस्था में हिमालय के शुष्क पर्वतीय भागों में 1350 मीटर तक ऊंचाई वाले भागों को देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यह मध्य भाग में है। ठीक है, और दक्षिण भारत में भी मिलता है। इसे देश के अलग अलग स्थानों पर तथा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदी, उर्दू और बांग्ला में इसे बेल कहते हैं। प्राचीन हिंदी में इनका नाम श्रीफल है। ठीक है, वर्तमान समय में श्रीफल नारियल को भी कहा जाता है। तो भारत में बेल की खेती लगभग सभी स्थानों पर सफल है। ठीक है, इसे ऐसे स्थानों पर भी उगाया जा सकता है जहां अन्य वृक्ष नहीं उगाए जा सकते। बेल में तापमान का उतार चढ़ाव सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह 7 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर लेता है और अपना विकास करता है। इस वृक्ष की ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो कभी कभी 18 मीटर तक ऊंचे बेल भी देखने को मिल जाते हैं। बेल का तना अधिक मोटा नहीं होता। बेल वृक्ष के तने और इसकी शाखाओं
और उपशाखाओं की छाल मोटी कोमल परतदार होती है। यह पतझड़ के मौसम में पूरी तरह पर्णविहीन हो जाती है और फिर इस पर धीरे धीरे नई पत्तियां आ जाती हैं। तो बेल वृक्ष की ताजी और नई पत्तियां कोमल और चमकदार हल्का गुलाबीपन के लिए होती हैं। तो बेल वृक्ष बीज को छोड़कर सभी अंग औषधीय महत्व के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। बेल में सहने की अद्भुत क्षमता होती है। बहुत अधिक गर्मी, तापमान उतार चढ़ाव, बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक ठंड। तो क्या होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तापमान में उतार चढ़ाव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तापमान में उतार चढ़ाव। तो पड़विहीन का समास है द्वंद्व तत्पुरुष द्विग अभिभाव। तो पड़विहीन का समास क्या हो सकता है दोस्तों, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, द्वंद्व समास नहीं होगा, यह तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल वृक्ष की छाल होती है मोटी कोमल परतदार, मोटी कठोर परतदार, पतली कठोर परतदार, पतली कोमल परतदार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटी कोमल और परतदार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तना शब्द संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक। तो क्या है दोस्तों, तना जातिवाचक है। क्या है दोस्तों, जातिवाचक है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तना शब्द का जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु या समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे दोस्तों घोड़ा, फूल, तना, मनुष्य, वृक्ष आदि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा दोस्तों, इनकी पत्तियां कोमल और चमकदार होती है, नहीं। इनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर होती है, नहीं। इसे ऐसे स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां अन्य वृक्ष न उगते हों। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इन पत्तियों कठोर और गहरे हरे रंग के होते नहीं। बेल, यस। इन पत्तियों को कोमल और चमकदार होती है दोस्तों, यस। इनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर होती है, यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे ऐसे स्थान पर उगाया जा सकता है जहाँ अन्य वृक्ष न उगते हो, नहीं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बेल वृक्ष किस अंग की औषधि गुण नहीं होती है, पत्तियाँ, जड़, फल, बीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, बीज हो जाएगा। ठीक है, भारत में बेल की खेती होती है दक्षिण भारत के तटों पर, उत्तरी भारत के शुष्क स्थानों पर, लगभग सभी पर्वतीय स्थानों पर, लगभग सभी स्थानों पर। तो कहाँ पे होती है दोस्तों, लगभग सभी स्थानों पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्राचीन हिंदी में बेल को कहा जाता है श्रीमाता, बेल, श्रीफल, बिलोम। तो प्राचीन हिंदी में बेल को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, श्रीफल। ठीक, और श्रीफल को आज की डेट में नारियल को भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नारियल को भी श्रीफल कहा जाता है, श्रीफल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नारियल को भी श्रीफल कहा जाता है। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।